हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 के जैकबोर्ड के जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया, नंबर 2 रासायनिक समीकरण, नंबर 3 रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है और नंबर 4 इसे संतुलित कैसे किया जाता है। पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात रासायनिक रिएक्शन, केमिकल जो रिएक्शन है वो होता क्या है। इससे पहले क्लास 9 में आप परिचित हो चुके हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। आखिरकार ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के जो मूल रूप है वो परिवर्तन होता है, लेकिन उसका रासायनिक जो गठन है वो कोई परिवर्तन नहीं होता। और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पूरे रूप से परिवर्तित होकर एक नई पदार्थ तैयार होता है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले तो रासायनिक परिवर्तन हम कह सकते हैं कि जैसे लोहे में जंग लग जाना, जैसे कि हमारे भोजन को, हमारा शरीर को जो पचा लेता है, जैसे भोजन को पकाया जाता है, इस तरीके का। और भौतिक परिवर्तन है जैसे कि मोमबत्ती पिघल जाना, आइसक्रीम का गल जाना। तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा परीक्षा हमें करना होगा। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को अगर वायु में जला दिया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाच ग्लास में इकट्ठा होता है। एक जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाच ग्लास में इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो रिबन है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है और एक नया कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार कर चुका है। तो इससे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, इसको हम कुछ पैमानों में समझ सकते हैं। जैसे कि 1 अवस्था में अगर परिवर्तन हो जाए, 2 रंग में अगर परिवर्तन हो जाए, और 3 गैस का निकास अथवा उत्सर्जन हो, और 4 तापमान में अगर कोई परिवर्तन हो। इनमें से कोई भी परिवर्तन अगर देखा जाए तो हम जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण। तो आखिर रासायनिक समीकरण करना जरूरी क्यों है। मैं पहले एक एग्जाम्पल आपको दे चुकी हूँ कि मैग्नीशियम रिबन को अगर वायु में दहन किया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इसको अगर वाक्य में लिखा जाए तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हमें इसका संक्षिप्त रूप में लिखना जरूरी है। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। तो इस तरीके के लिखने का जो प्रक्रिया है इसी को समीकरण कहा जाता है। संक्षिप्त रूप से लिखना जरूरी है, इसीलिए रासायनिक समीकरण का जरूरी होता है। अब आते हैं रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। तो पहले आपको बता देती हूँ कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अगर लिखा जाए तो फिर भी बड़ा हो जाएगा। अगर इसका और संक्षिप्त रूप हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं Mg प्लस OT इक्वल टू MgO। तो
आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाते हैं। अब इसका संतुलित करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो ये जो तीर के निशान है इसके बाएं और दाएं ओर की तरफ परमाणुओं का जो संख्या है वो अगर गिनती की जाए तो समान नहीं होता। लेकिन इससे पहले 9वीं कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात परमाणु का जो संख्या है वो समान रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी समीकरण हम लिखें तो तीर के जो निशान है उसके बाएं तरफ और दाएं तरफ जो परमाणुओं का संख्या है वो समान हो। इसके लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। कुछ एग्जाम्पल लेके इसे हम समझेंगे। जैसे कि अगर हम ले जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और तो फिर तैयार होता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इसको हम लिख सकते हैं Zn प्लस H2SO4 और उत्पन्न होगा ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विक्रिया के पहले जी का संख्या जो था वो था 1 और उत्पाद में परमाणुओं का संख्या है 1। हाइड्रोजन का संख्या है 2 और उत्पाद के बाद संख्या है 2। सल्फर का संख्या है 1 और सल्फर उत्पाद के बाद सल्फर का संख्या है 1। ऑक्सीजन का भी संख्या सेम है। तो हम देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में तीर के बाएं और दाएं तरफ हर जो परमाणुओं का संख्या है वो समान है। तो हम कह सकते हैं ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए कि Fe प्लस H2O उत्पन्न होता है Fe3O4 प्लस H2, यानी कि फेरस प्लस जल को अगर रासायनिक अभिक्रिया किया जाए तो उत्पन्न होता है फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया के पहले संख्या है फेरस का 1, लेकिन उत्पाद में परमाणु का संख्या बन चुका है 3। हाइड्रोजन इसका संख्या 2 है, उत्पाद के बाद भी 2 है और ऑक्सीजन का संख्या उत्पाद के पहले है 1 और उत्पाद के बाद है 4। तो यहाँ पे हमें संतुलित करना जरूरी है। अब हम जानेंगे संतुलित किया कैसे जाता है। इसका कुछ स्टेप हम जानेंगे, ऐसे करके हम बहुत आसानी से इसको कर सकेंगे। तो पहले क्या करना होगा कि सबसे अधिक परमाणु वाली जो यौगिक है उसको पहले हम संतुलित करेंगे, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्वों को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1। ये याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं का संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों को सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O होल 4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा, जैसे Fe प्लस 4H2O और तीर निशान देके दाएं तरफ Fe3O4 प्लस H2O। Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या 4 कर देते हैं। तो अब समीकरण होगा Fe प्लस 4H2O तीर के दाएं तरफ होगा
Fe3O4 + 4H2O। ये भी एक आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। और आगे हमें क्या करना है, और एक तीसरा तत्व को चुन लेना है और हम पाएंगे Fe को संतुलित करने के लिए बाएं और हम Fe यानी कि फेरस के 3 परमाणु लेते हैं। तो अब समीकरण होगा 3Fe + 4H2O तीर के दाएं तरफ Fe3O4 + 4H2O। अब अंत स्टेप में हमें क्या करना है, इस प्रक्रिया को पूरी तरह से संतुलित करने के लिए समीकरण की जांच जरूरी है, ताकि हम समझ सके परमाणुओं की संख्याओं का परिकलन करना है। तो अब समीकरण में क्या होगा, 3Fe + 4H2O तीर के दाएं तरफ Fe3O4 + 4H2O। ये पूरी तरीके से संतुलित समीकरण है। बता दें, संतुलित करने की इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में सहायता हो। जैसे कि हाइड्रोजन + क्लोरीन तीर के उस पर क्या उत्पन्न होगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन अगर हम लिखें तो लिखना है H2 + Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड की चिन्ह है HCl। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तीर के निशान है उसके बाएं और दाएं तरफ परमाणुओं का संख्या में अंतर है। तो इसके लिए हम अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के सामने 2 ऐड कर दे तो ये एक संतुलित समीकरण बन जाएगा। दूसरी और एक एग्जांपल हम अगर ले, बेरियम क्लोराइड + एल्यूमिनियम सल्फेट उत्पन्न होगा बेरियम सल्फेट + एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम बेरियम क्लोराइड का अगर संकेत लिखें तो बेरियम क्लोराइड का चिन्ह होता है BaCl और एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 इससे क्या उत्पन्न होता है, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। इसमें आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया के पहले सल्फेट का संख्या है 3 और अभिक्रिया के बाद सल्फेट का संख्या हो चुका है 1। और दूसरी तरफ अभिक्रिया के पहले क्लोरीन का परमाणु संख्या है 1 और अभिक्रिया के बाद क्लोरीन का संख्या हो चुका है 3। तो इसके अगर हम संतुलित करें तो पहले हम सल्फेट को जो 3 है वो हम अभिक्रिया बाद में यानी कि बेरियम सल्फेट के 3 लगा देंगे। उसके बाद क्या है, बेरियम को हमें 3 संख्या देना है ताकि बेरियम का परमाणु संख्या समान हो जाए। और आप देख सकते हैं क्लोरीन का संख्या भी समान हो चुका है। तो अब समीकरण जो होता है वो है 3BaCl + Al2SO4 और क्या उत्पन्न होगा 3BaSO4 + 2AlCl3। ये एक संतुलित समीकरण है। और एक एग्जाम्पल से हम ये समीकरण समझ सकते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस जल यानी कि Na+H2O और इससे उत्पन्न होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। इसमें आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन संख्या में है 2, लेकिन अभिक्रिया बाद हाइड्रोजन की संख्या 3 हो चुकी है। हाइड्रोजन परमाणु NaOH में 1 है और हाइड्रोजन H2 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें पहले NaOH के पहले 2 लगाना है। तो सोडियम जो है उसमें भी 2 लग जाएगा और जल जो है उसमें भी 2 लगाना है। तो ये अब
एक संतुलित समीकरण है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि वायु में जलाने के लिए से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संस्पर्श में आते ही जल जाता है। ये अगर रूम टेम्परेचर में यानी कि रूम में भी किया जाए तो भी ऐसा ही होता है। तो अगर हम रिबन को साफ नहीं किए तो हो सकता है कि जो काँच में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो दिखाई पड़ेगा वो ठीक से ना दिखाई दे, तो यानी कि उसका ब्राइटनेस उतना अच्छा नहीं हो और वो ज़्यादा ठीक से ना दिखाई दे, इसीलिए इसे साफ करना ज़रूरी है। तो अगले क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।